बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर चीन के मुतालबात पाकिस्तान से और अमरीकी एजेंसी के इंकशाफात शहबाज हुकूमत के मुतल्लिक, और फिर शहबाज शरीफ की मिन्नतें। ये माजरा क्या है, इससे मुकम्मल पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या इंकशाफात किए, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या तय पाया, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि दी डिप्लोमेट एक अमरीकी न्यूज़ एजेंसी है। उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले एक अहम आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल का टाइटल था इज चाइना सोर्सिंग ऑन पाकिस्तान। ये आर्टिकल इसलिए भी अहम था क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ ने चाइना का दौरा किया। इस दौरे को काफ़ी कामयाब बताया गया, लेकिन इस दौरे पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल एक शहर के नायब मेयर ने किया। ये आर्टिकल अमेरिका की एक एजेंसी ने लिखा जिसमें पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। लेकिन एहसन इकबाल और शहबाज हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रही है। और ये तनकीद क्यों की जा रही है और किस किस्म का पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस आर्टिकल में क्या लिखा गया। शहबाज शरीफ ने चाइना का दौरा किया और इस दौरान चीनी ऑफिशियल से मुलाकातें की। इस दौरे का मकसद चाइना के दो काफ़ी अहम कंसर्न्स को एड्रेस करना था, जिसमें एक इस्तेहकाम था और दूसरा सिक्योरिटी थी। क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला किया जाता है और इस हमले में 5 चीनी शहरी जो है वो जान से गए। फिर मई 2023 में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने भी इस्तेहकाम पर जोर दिया कि आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर हालात आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मसला ये होता है कि जब मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी सियासी और सियासी जमातें एक दूसरे के दस्ते गिरबां हों और किसी की बात जो है वो काबिल कबूल ना हो, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का असर पाकिस्तान के जहां अंदरूनी मामलात पर पड़ता है, वहीं पर इसका एक असर आपको इंटरनेशनल सतह पर नज़र भी आएगा। सरमायाकार पाकिस्तान का रुख इसलिए भी नहीं करता, वो ये कहता है कि जनाब हुकूमत ये शहबाज शरीफ की आज चली जाए कल चली जाए तो हमारी सरमायाकारी का क्या बनेगा। और हम हर हुकूमत के साथ ताल्लुकात अगर बढ़ाने इस तरह हमने शुरू कर दिए जिसका टेन्योर बहुत ही कम होगा, तो हमारी सरमायाकारी डूब जाएगी। इसीलिए इस्तेहकाम की बात बार बार पाकिस्तान कि उन तमाम दोस्त ममालिक ने की जो पाकिस्तान को कर्ज नहीं बल्कि सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं। इस दौरे के बाद हालात मजीद ख़राब हुए। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद से अब तक मुल्क में इस्तेहकाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। डिप्लोमेट ये भी दावा करता है कि 2022 तक चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत थे और पाकिस्तान चाइना की हाईएस्ट प्रायोरिटी था। लेकिन इसके 2 साल बाद अब पाकिस्तान चाइना की सिर्फ प्रायोरिटी है। अब इससे पहले खान साहब की हुकूमत थी, ताल्लुकात ठीक थे और तमाम मामलात सही समत में चल रहे थे। लेकिन क्या होता है कि पीडीएम की हुकूमत आई, फिर शहबाज शरीफ साहब ने उसको लीड किया और उसके बाद अब हुकूमत भी शहबाज शरीफ की है। अब ये प्रायोरिटी कैसे शिफ्ट होती है, इसका जवाब शहबाज शरीफ की हुकूमत को देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर की जा रही है कि जनाब देखें ये ट्रोल करते हैं, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक झूठा महाज क्रिएट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब व्यूअर्स, जहाँ तक ये प्रायोरिटी और हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो बेंचमार्क सेट किया गया इस आर्टिकल की तरफ से, हमें शहबाज शरीफ के दौर में लिए गए फैसलों को देखना होगा और किस तरह से सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आती है उन फैसलों को देखना होगा। हमने बीइंग अ स्टेट किस तरह रिएक्ट किया और चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात को किस हद तक हमने दूर किया। अब सिक्योरिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी है वो हमें नज़र नहीं आती। सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर किस तरह इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसे तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है। एक सरमायाकार पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान में जितने भी सरमायाकार आए और शहबाज शरीफ का जब भी जहाज़ उड़ा, उन्होंने ये मुतालबा किया शहबाज हुकूमत से कि जनाब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आप हमें किस किस्म की गारंटीज देंगे कि कल को शहबाज साहब आपकी हुकूमत चली गई तो फिर क्या होगा। इस इन्वेस्टमेंट के तनाज़ुर में ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो एम्बेसीज इस्लामाबाद में बैठी हुई है ना, इनका असल में काम क्या है। एक तो अपने मुल्क के लोगों को फैसिलिटेट करना और फिर पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, ऑब्वियसली
इनको बड़े करीब से देखा जाता है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से अपने अपने मुल्क में बैठी हुई हुकूमतों को अपडेट रखा जाता है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत और अपोजिशन कितनी तगड़ी होकर मैदान में आ रही है, यहाँ की अदालतें किस किस्म के फैसले कर रही हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी है, बाकायदा तौर पर ये अपने अपने मुल्क की हुकूमतों को रिपोर्ट किया जाता है। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत कहाँ पर स्टैंड करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने के बराबर है। तो जितने भी डिप्लोमेट्स थे उन्होंने अपने मुल्कों को ये बताया। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत पिछले 3 वर्षों में क्या कर रही थी, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान में सरमायाकार शहबाज हुकूमत से ज़रूर करेगा, और उन्होंने किया भी। और CPEC के हवाले से भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका जिक्र डिप्लोमेट कर रहा है। अब डिप्लोमेट ये भी लिखता है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान ने चीनी कंपनियों को अभी तक अदायगी नहीं की, इसलिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने से चीनी कंपनियां कतरा रही हैं। अब इस आर्टिकल पर एहसन इकबाल साहब ने रद्दअमल दिया, तनकीद की, लेकिन इस रद्दअमल से पहले और उसका पोस्टमार्टम करने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने ज़रूर रख दूं कि जनाब ये कंपनियां जिनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि इनको अदायगी नहीं हुई, अमेरिका की एक एजेंसी को कैसे पता चल जाता है। व्यूअर्स, आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को लेकर हमेशा उसने अपना कंसर्न शो किया और वो कभी भी खुश नहीं हुआ। इधर से पाकिस्तान और चाइना की प्यार की पींगें चढ़ती हैं, उधर से अमेरिका का दिल जो है वो बैठना शुरू हो जाता है, और अमेरिका किसी भी इदारे को और किसी भी जो एजेंसी है उसे इन्फ्लुएंस करने की भरपूर सलाहियत रखता है। और वो कह सकता था कि यार ये आर्टिकल लिखो, उन्होंने लिख दिया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है ना शहबाज हुकूमत के लिए, और कैच है, जिसे ये कह रहे हैं कि तनकीद की गई, आप पेमेंट्स करते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका को ये बात पता ना चले कि जनाब आपने चीनी कंपनियों की पेमेंट्स नहीं की। ये पैसे डॉलर्स में होंगे ना, कंपनीज जो पैसे जिन कंपनीज की अदायगी होनी है वो डॉलर में होंगी, और जब भी कोई इंटरनेशनल पेमेंट होती है जिस रास्ते से इसे राउट किया जाएगा चीनी कंपनीज के अकाउंट्स में पता चल जाएगा। और ये कहना कि बिला वजह तनकीद की जा रही है, तो जनाब चीज़ें इतनी सादा नहीं है। अगर वाकई ये ट्रोलिंग है, झूठ का पलंदा है, और आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ यानी शहबाज हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, आपके 3 सालों का जो पोस्टमार्टम किया गया, तो पकड़े किसी वकील को, अमेरिका में लीगल नोटिस भेजें इस अखबार को, और उनसे सवाल ये करें कि जनाब हमारे पास सबूत मौजूद है कि हमने चीनी कंपनियों के साथ जो मुआहदे किए वो हम पूरे कर रहे हैं, पेमेंट्स भी पूरी हो रही हैं, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने अखबार के अंदर लिखी ये झूठ का पलंदा है, लिहाजा हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं, और या तो आप सबूत दे दें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करने चाह रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3 वर्षों के अंदर जो आर्टिकल ने लिखा है इसके ऊपर जो रद्दअमल एहसन इकबाल साहब तो आपको देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो CPEC के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये कभी भी किसी लीगल रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे, और इस अखबार को कभी भी जो है वो नोटिस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि पिछले 3 वर्षों में हुआ असल में है क्या। अब हालिया दौरे के बाद एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि चीन के साथ ताल्लुकात मजीद बढ़े हैं, और चीनी सदर ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद गहरा करना चाहते हैं, लेकिन एक सियासी जमात चंद रोज से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। मुखालफिन को दबाव में लाने के लिए ट्रोलिंग शुरू की जाती है, तनकीद करने वालों को ट्रोलिंग के जरिए हरासा किया जाता है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई, और फिर वो ये कहते हैं कि किसी आर्टिकल से रियासत की पॉलिसी जाहिर नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, नहीं होती, लेकिन दो मुल्कों के ताल्लुकात और सरमायाकारी के हवाले से ये जर्नलिस्ट का काम होता है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात यानी चाइना और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है। इसका जायज़ा लेना और इस पर इन्वेस्टिगेट करना, ये आप उसे नहीं रोक सकते। दुनिया भर में आर्टिकल्स लिखे और लिखवाए जाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि लिखवाए भी जाते हैं पैसे देकर। ये काम शायद पाकिस्तान में होता होगा, लेकिन बाहर की दुनिया में अगर ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है कि आपका केस तो एहसन इकबाल साहब बड़ा मजबूत है, और आप लेकर जाएं वकील को और इस न्यूज़ एजेंसी को अदालत में, और साबित कर दें कि जनाब ये आर्टिकल्स जो इसमें छप रहे हैं और इस समय दुनिया के दीगर अखबारात में भी जो आर्टिकल्स छपे वो लिखवाए गए, और इनको लिखवाने वाला असल में था कौन। फिर वो ये कहते हैं कि कोई भी मुल्क और रियासत आर्टिकल्स के मुताबिक पॉलिसी नहीं बनाती। बिल्कुल ठीक है, पॉलिसीज आपकी थी, उन्होंने सिर्फ आपको एक आईना दिखाया कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कहाँ पर स्टैंड करते हैं। पॉलिसी के फैसले हुकूमतों के दरमियान तय पाते हैं। यही तो मसला है सर कि अभी तक जो पॉलिसीज़ आप लोगों ने बनाई हैं, CPEC कहीं पे पहुंचा नहीं है। हम CPEC को के बारे में सिर्फ सुनते हैं। CPEC की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की आवाम तक नहीं पहुंचती, और इसके पीछे
وہ تمام عوامل شامل ہیں جن کا نام لینے سے آپ ڈرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن شاید آپ کبھی بھی سچ نہیں بولیں گے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا احسن اقبال صاحب خود بھی ٹرولنگ نہیں کرتے؟ اب دیکھیں، ایک وفاقی وزیر اور وہ الفاظ ایسے استعمال کرے جو انہوں نے ایلن مسک کی ٹویٹ کے حوالے سے ایک اس کے اوپر ری ٹویٹ کر کے اور ایک ریئیکشن دیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب جی جو ووٹنگ مشین ہے اسے ہیک کیا جا سکتا ہے اور میں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ اس پر ان کے کیا الفاظ تھے کہ آئی ہوپ دیٹ the youths do not start trolling Elon Musk now۔ اگر آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ یہ توقع نہ کریں ان تمام لوگوں سے جو پاکستان کے اندر عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ انہیں یوتھیا کہیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو بھی جو نام دیا جاتا ہے پٹواریوں کا، تو وہ پھر غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ پاکستان کی سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ وفاقی وزیر اس قسم کی باتیں کرتا ہے، خدا کی قسم اگر یہ بات اور جس طرح سے ٹرولنگ ایک وفاقی وزیر کی طرف سے عام فالوور کی جو کسی سیاسی جماعت کا ہے برطانیہ کے اندر کی جاتی، وہ کبھی بھی سیاست کے میدان میں کبھی بھی دوبارہ قدم نہ رکھتا اگر یہ معاملات برطانیہ میں کسی بھی ایم پی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کی تمام حدیں عبور کر چکے۔ اگر آپ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو یہ نام دیں گے، وہ آپ کو کہیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہمیشہ جاری رہے گی، اور اس کا نقصان پاکستان کی سیاست کو ہو رہا ہے۔ نہ کوئی بھی تعمیری کام نہیں ہوتا، ایک آرٹیکل آتا ہے، آپ اسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، لیکن آپ نے یہ ضرور کہہ دیا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ٹرول کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پکڑیں پھر ان لوگوں کو جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھوایا، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل لکھے اور لکھوائے جاتے ہیں، تو خدا کے لیے اس سیاست سے دور بھاگیں۔ اگر واقعی سی پیک کے اندر بہت کچھ ہو چکا اور پاکستان اور چائنا کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور معاہدے طے پا گئے، تو سی پیک کے ان منصوبوں کو دنیا کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو اکسائیں کہ وہ سی پیک کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ پاکستان سی پیک سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتا ہے، دنیا کو اس وینچر میں شامل کریں، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ دوسری طرف سے ڈیولپمنٹس جو ہیں کیا ہو رہی ہیں اس سے کبھی بھی کسی نے پردہ نہیں اٹھایا۔ ایک آرٹیکل لکھا گیا اور اس کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا ملکی معیشت درست سمت میں ہے؟ صورتحال یہ ہے جی کہ شہباز شریف جگہ جگہ کال کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا را پاکستان آئیں تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ایران گئے، ایران سے واپسی پر یو اے گئے، $10 ارب کا اعلان ہوا، کیا وہ پاکستان آئے؟ نہیں آئے۔ اور پھر یو اے کے صدر پاکستان آئیں گے، ابھی تک نہیں آئے۔ پھر آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ یو اے کے صدر شیخ محمد بن زاہد ال نہیان سے ٹیلی فون رابطہ کیا گیا، اور وزیر اعظم نے اماراتی صدر کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے صدر متحدہ عرب امارات کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ اس سے پہلے محمد بن سلمان نے بھی دعوت قبول کی لیکن وہ پاکستان نہیں آئے۔ تو بھائی جان ہو کی رہا ہے، یہ عدم اعتماد ہے۔ جب آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہوگا، چاہے وہ سی پیک ہو، آپ کا سب سے پرانا جو دوست ہے وہ بھی آپ پر عدم اعتماد کر رہا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی عوام نہیں کر رہی، بلکہ وہ دوست جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ چلنے کی باتیں کرتے رہے، قسمیں کھاتے رہے، وہ بھی اب آپ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ اس آرٹیکل کو رو رہے ہیں، کیوں اپنے حالات کو آپ درست نہیں کرتے؟ اور یہ بہت ہی بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کے تعلقات اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شہباز حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے اور شہباز شریف صاحب کو صرف مانگنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا پھر جو اہم پیپرز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ دستخط کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، اور شہباز حکومت کتنے دن چلتی ہے اور کب تک یہ نواز شریف صاحب ان تمام معاملات کو برداشت کریں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کب اکٹھی ہوتی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور کب نعرہ لگایا جاتا ہے ان تمام طاقتوں کے خلاف جو جمہوریت کو دبانا چاہتی ہیں۔ ایک طرف اپوزیشن جماعتیں تو کھڑی ہوئی ہیں، لیکن جس دن کوئی ایک اتحاد میں بیٹھی ہوئی جماعت الگ ہو گئی تو یہ حکومت گر جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب یہ خود نعرہ لگائیں، لیکن یاد رکھیے گا نواز شریف کے نعرے پر کسی نے لبیک نہیں کہنا۔ حکومت یہ ضرور قربان کریں گے، قوم عمران خان کو دیکھنا چاہتی ہے اس کرسی پر جس کرسی پر اس وقت شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ سرمایہ کار بھی پاکستان آئے گا، پاکستان کے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے گی، اور پاکستان کے اوپر دنیا کا اعتماد بھی بڑھے گا، کیونکہ شہباز حکومت پر کوئی اعتماد
नहीं करना चाहता। अभी आपको ये भी खबर देते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब लंदन आए हुए हैं और उनसे एक इंटरव्यू भी हुआ और जिसपे उन्होंने जो सवालात उनसे पूछे गए इमरान खान और पार्टी के हवाले से इसका क्या जवाब दिया है। शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि सियासी सवालात के जवाब में मुझसे झूठ नहीं बोला जाता और जवाबात में सच बोलने पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। मैं हमेशा काम से काम रखने वाला आदमी रहा हूँ। टॉक शोज पर बात करने से आजकल खुद गुरेज कर रहा हूँ। पार्टी की जानिब से पाबंदी नहीं लगाई गई, ना ही इमरान खान ने पाबंदी लगाई। सियासत में ग्रुपिंग, लॉबिंग और पीठ पीछे बातें की जाती हैं। मैं ना ग्रुपिंग करता हूँ, ना किसी का बुरा चाहता हूँ। मुझे साइड लाइन करने की वजह जेलसी है। इमरान खान जब बुलाएंगे तो मिलूंगा और अपने दिल की बात मैं ज़रूर करूंगा। मुज़ाकरात के हवाले से वो ये कहते हैं कि मेरा ख्याल इस बारे में बहुत ही वाज़ेह है कि मुज़ाकरात का ऑप्शन एहतजाज के बाद होना चाहिए, क्योंकि कौम तैयार बैठी है। माजी में देखा जब क़यादत दस्तयाब हुई तो अवाम घरों से एहतजाज के लिए निकले थे। इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? अभी खान बेगुनाह पड़ा हुआ है जेल के अंदर। इसकी रिहाई मास पब्लिक एहतजाज के जरिए ही मुमकिन है। जब एक कामयाब एहतजाज होगा तो शायद बारगेनिंग पोजीशन अच्छी हो। जो मुज़ाकरात करेंगे वो तवज्जो से बात भी सुनेंगे। पुरानी टीम के हवाले से उन्होंने कुछ बातें कही। देखिए जी, एक तो शेर अफजल मरवत साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी के बाद जो इम्पैक्ट था ग्राउंड के ऊपर वो डालने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। और मैं कभी भी तहरीक-ए-इंसाफ को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती ना। और जहाँ तक क़यादत का ताल्लुक है, क़यादत बाहर निकलती है, आप उनके खिलाफ मुकदमात बनाकर उन्हें फिर पकड़ लेते हैं और फिर एक लंबी जदोजहद शुरू हो जाती है। मुकदमात के ज़रिए हुकूमत एक्सपोज तो हो रही है और उनको लाने वाले भी एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कितनी देर तक जारी रहेगा, ये बहुत ही अहम सवाल है। और अगर गिरफ्तारियाँ मज़ीद हुई और लोगों को मज़ीद पकड़ा गया तो फिर वो तहरीक नहीं चल सकेगी और लोग मज़ीद बदज़न होंगे निज़ाम से और निज़ाम के लाने वाले और बनाने वालों से। लेकिन इमरान खान की रिहाई बग़ैर तहरीक के अदालतें फ़ैसले करती रहें और दूसरी तरफ से मज़ीद मुकदमात बनाकर इमरान खान को मज़ीद अंदर किया जाए, तो ये चीज़ें एहतजाज के ज़रिए ख़त्म होंगी। अदालतें फ़ैसले करेंगी, तहरीक बाहर चलेगी, तो एक प्रेशर ज़रूर बिल्टअप होगा। और शेर अफजल मरवत की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन शेर अफजल मरवत का मसला पता है क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। उनका मसला ये है कि ये अकेले हिमालय को सर करना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके लिए टीम की ज़रूरत होगी और टीम के बगैर कोई भी सियासी जमात नहीं चल सकती। शेर अफजल मरवत डिसिप्लिन से बाहर रहकर बातें करते हैं और पार्टी के अंदर सिर्फ एक शख्स नहीं होता, बल्कि बहुत सारी शख्सियात होती हैं। आप को ग्रुपिंग का ऑब्वियसली गिला है, बिल्कुल सियासी जमातों में ग्रुपिंग्स होती हैं, धड़ेबंदी होती है, जिसका नुकसान पार्टी को होता है। लेकिन याद रखें कि जब इमरान खान की रिहाई का मामला आए, पाकिस्तान का मामला आए, तो तमाम धड़ों को एक बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी मौजूद है। शेर अफजल मरवत का कसूर सिर्फ ये है कि वो इसके बारे में बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और डिप्लोमेसी से काम नहीं लेते, इसलिए लोगों ने पसंद नहीं करते। और शेर अफजल मरवत को जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है पिछले जब से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया, ऑब्वियसली ये खान साहब की वजह से है, जमात की वजह से, और फिर इनके अपने जो बयानात हैं उसकी वजह से भी है, और उन्हें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि शेर अफजल मरवत और बाकी क़यादत को इकट्ठे होकर इमरान खान के लिए तहरीक चलानी चाहिए, क्योंकि खान साहब बाहर नहीं आएंगे। ये इसी तरह पंजाब के अंदर हमाद अज़हर की गिरफ्तारी, मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी, केपी में बिजली के मसाइल आपके सामने ही ना क्या चल रहा है, और ये मामलात कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। और तमाम पार्टी को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक जो चलाएं। और फिर आपको ये भी खबर दे दें कि बिलावल और शहबाज शरीफ की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने जा रही है, और हुकूमत बैकडोर चैनल के ज़रिए पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में, ये भी मैं आपको बता दूं। और बिलावल ने बैकडोर राब्तों पर पार्टी से मुशावरत भी की है। ये मुलाकात जी आज पाकिस्तान में होने जा रही है और बिलावल के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द भी मौजूद होगा। और बिलावल शहबाज को वफाक और पंजाब से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आगाह भी करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर वजारतों का मसला है। और फिर जो आपके जो सेंटर है पंजाब में, तो वजारतें हैं और इनकी जो पावर शेयरिंग फार्मूला जिसके ऊपर गिलानी साहब बात कर चुके हैं, वफाक में भी इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ख़ासतौर पर बजट के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को राज़ी कर पाएंगे? क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत पर
مزید دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوگی۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کر یہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کے ذریعے اپنے لیے کوئی نہ کوئی پاور جو کوریڈورز ہیں اس میں حصہ چاہتے ہیں۔ عوام کا ان مذاکرات سے جناب دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پاکستان کی عوام کو بغیر کسی خوش فہمی کے ان کے اس کردار کو اور ان کی ان پالیسیز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا نعرہ لگاتی رہے، لیکن جناب ہونا کچھ نہیں ہے۔ ویورز، ایسے ماحول میں جب کے پی اور جو سینٹر ہے وہ آمنے سامنے ہے، جب بجلی کے اوپر اس وقت لڑائی ہو رہی ہے اور محسن نقوی صاحب نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے رابطہ بھی کیا اور معاملات کو بیٹھ کر حل کرنے کی طرف انہوں نے زور دیا۔ اب ہوا کیا ہے جی کہ اب آپ کے جو وزیر ہیں وہ گریڈ سٹیشنز پہ جا رہے ہیں، ان پہ قبضے ہو رہے ہیں اور وفاق کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ملک کے لیے کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن آپ کو کے پی کے عوام کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ وفاق کیا کر رہا ہے، کے پی کی بجلی کم کر کے پنجاب کو دی جا رہی ہے، اور پنجاب میں لوڈ شیڈنگ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے پی کے حالات ہیں، کیونکہ یہاں پہ مریم کی حکومت ہے پنجاب کے اندر، اور پنجاب کے اندر حالات اگر خراب ہوئے، لوگ سڑکوں پہ آئے، تو اوبیسلی مریم کی حکومت کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جس طرح اپوزیشن کو ایلیمنیٹ کیا گیا، اس طرح مسائل کو بھی ایک ایک کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا جا رہا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، شہباز شریف صاحب خود ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو وفاق سے یہی مطالبات کرتے رہے۔ وہ بطور وزیر اعلیٰ سیاہ پٹی بازو پر باندھتے اور بجلی کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں وہ شریک ہوئے۔ 2012 میں شہباز شریف نے مینار پاکستان میں ایک احتجاجی ایک ریلی نکالی، شرکت کی اس احتجاج کے اندر، اور کیا کہا کہ انہیں لوگوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف ہمیں بجلی چاہیے، جمہوریت نہیں۔ شہباز شریف نے الزام لگایا کہ پنجاب کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جسے بقول ان کے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بجلی کے بحران کے باعث سے پنجاب میں معیشت 400 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ تو ماضی کے بیانات کے تناظر میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کے پی کے ساتھ جو ستیلا پن دکھایا جا رہا ہے، کیوں دکھایا جا رہا ہے اور پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ میں صوبوں کی لڑائی نہیں چاہتا جی، نہ میں یہاں پر بیٹھ کر صوبوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف میں حالات کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وفاق میں چچا جان کی حکومت ہے، پنجاب میں بھتیجی کی حکومت ہے، کے پی میں آپ کے سب سے بڑے مخالف کی حکومت ہے، تو آپ کیوں چاہیں گے کہ کے پی کی عوام کو عام ریلیف ملے؟ اور جو پرویز خٹک نے کہا تھا نا کہ جن کو آپ نے ووٹ دیا آپ ان سے بات کریں، مسئلہ یہ ہے کہ جن کو ووٹ دیا اب پاکستان کی عوام ان سے ہی بات کرے گی، آپ سے نہیں کرے گی۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔